नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। वो है धर्मांतरण। दूसरी खबर में बात अतीक और अशरफ हत्याकांड की। तीसरी खबर है विपक्षियों की। चौथे हैं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम। सबसे पहले बात धर्मांतरण की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के कविनगर में धर्म परिवर्तन का अजीब मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़के के पिता ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा 5 वक्त की नमाज अदा करता है। आरोप है कि लड़के के मोबाइल और लैपटॉप में दूसरे धर्म की सामग्री मिली है। ये भी पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लड़का मुंबई के किसी शख्स के संपर्क में आया था। इसके बाद वो दूसरे समुदाय के धार्मिक संस्कार को अपना चुका है। नाबालिग बेटा घर से रोज जिम के बहाने निकलता था। घर वालों को बताता था कि वो जिम जा रहा है, पर असल में वो संजय नगर के सेक्टर 23 में एक मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। वो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दिन में कई बार घर से झूठ बोलकर निकलता था। पिता को इसी बात पर शक हो गया था। जब पिता ने अपने बेटे का पीछा किया तो उन्होंने देखा कि वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहा है। ये दृश्य देखकर नाबालिग बेटे के पिता भौचक्का रह गए। उन्होंने इसके बाद बेटे को मोबाइल और लैपटॉप की जांच की। इसमें उन्हें दूसरे संप्रदाय यानी मुस्लिम धर्म की कई सारी धार्मिक सामग्री मिली। इसके बाद उन्हें शक हो गया कि उनके बेटे को ब्रेन वॉश कर मुस्लिम धर्म की ओर प्रेरित किया जा रहा है। इसके चलते उसने मस्जिद जाना शुरू कर दिया। पीड़ित के पिता ने इस मामले में और जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि इसका कनेक्शन मुंबई में बैठे किसी शख्स से है। वो मोबाइल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई के शख्स से बात किया करता था। मुंबई के इस आरोपी शख्स का नाम बद्दू है। उसी ने उनके बेटे का ब्रेन वॉश कर मुस्लिम धर्म अपनाने को प्रेरित किया। पीड़ित के पिता ने पुलिस में इस मामले में शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने मुंबई के बद्दू के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दूसरी खबर में बात अतीक और अशरफ के हत्याकांड की। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले शूटर्स से एसआईटी फिर से पूछताछ करेगी। प्रतापगढ़ जेल में शूटर्स से पूछताछ की जाएगी। एसआईटी ने तीनों शूटर्स से जेल में पूछताछ के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है। एसआईटी ने प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। तीनों शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य प्रतापगढ़ जेल में बंद हैं। एसआईटी हत्याकांड के अनसुलझे सवालों के जवाब तलाशने के लिए फिर से पूछताछ करना चाहती है। तो चलिए आपको बताते हैं उन सवालों के बारे में जो एसआईटी तीनों आरोपियों से पूछ सकती है। एसआईटी सनी सिंह से पूछताछ करेगी कि वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था तो कैसे दूसरे शूटर्स से बातचीत कर रहा था। वहीं जितेंद्र गोगी गैंग के किस गुर्गे ने सनी सिंह को जिगाना पिस्टल दी थी। जिगाना पिस्टल अगर गोगी गैंग से मिली थी तो गिरसाना पिस्टल कहां से आई। वारदात में इस्तेमाल हुई देसी पिस्टल का इस्तेमाल किसने किया। सनी सिंह का ब्रेन वॉश करने वाला कौन है। फर्जी आधार कार्ड क्यों और कब बनवाया गया था। वहीं फर्जी आधार कार्ड बनने में कौन लोग मददगार थे। डमी वीडियो कैमरा और चैनल की माइक आईडी कहां से मिली थी। इसके अलावा एसआईटी अतीक और अशरफ हत्याकांड के पीछे कौन शख्स है, इसका जवाब भी तलाशने की कोशिश करेगी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी मौके से पकड़े गए 3 शूटर्स के नार्को व लाई डिटेक्टर टेस्ट की भूमिका तैयार कर रही है। शूटर्स ने जेल में हुई पूछताछ में अगर सवालों के सही जवाब नहीं दिए तो फिर एसआईटी इनका नार्को व लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। बता दें कि एसआईटी ने अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर अब तक करीब 70 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इन बयानों में तमाम नए तथ्य सामने आए। एसआईटी इन्हीं बिंदुओं पर प्रतापगढ़ जेल में बंद तीनों शूटर्स से पूछताछ करना चाहती है। हालांकि एसआईटी वारदात के बाद इन शूटर्स को 5 दिनों तक अपनी कस्टडी में रखकर पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों का दावा है कि कस्टडी रिमांड में एसआईटी इन शूटर्स से कोई खास जानकारी हासिल नहीं कर सकती थी। दरअसल 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में अस्पताल में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। धूमनगंज थाना पुलिस दोनों को लेकर मेडिकल कराने पहुंची थी। हत्या के बाद ही शूटर्स सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ने सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने मौके से ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को पहले नैनी सेंट्रल जेल भेजा था, जहां से उन्हें प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया था।
वहीं 19 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच कोर्ट से पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर होने पर शूटर्स से एसआईटी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने एसआईटी गठित की है। वहीं 19 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच कोर्ट से पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर होने पर शूटर्स से एसआईटी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने एसआईटी गठित की है। एसआईटी में एडीसीपी क्राइम सतीश चंद्र, एसीपी सत्येंद्र प्रसाद तिवारी और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश शामिल हैं। तीसरी खबर में बात विपक्षियों की। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के पहले एक और जहां गठबंधन बनने की कवायद शुरू हो गई है और कई दल एक मंच पर साथ आने को तैयार हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंक रखा है। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कई मौकों पर संकेत दे चुके हैं। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ तो उसे राज्य में कुछ सीटें ही दी जाएगी। उनका दावा है कि राज्य में कांग्रेस का जनाधार सिमट चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन में कांग्रेस कितनी कुर्बानी देने को तैयार होती। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूपी में सिर्फ सपा और कांग्रेस के गठबंधन से ही बात बन जाएगी। दरअसल साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम इस बात की गवाही देते हैं। राज्य में बिना बसपा के कोई गठबंधन अपना पूर्ण आकार लेता नहीं दिख रहा है। ये बात सच है। बीते 3 बार से बसपा को विधानसभा चुनाव में साल 2014 के बाद से लोकसभा चुनावों में भी मुंह की खानी पड़ी। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि पार्टी का अपना वोट बैंक है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बसपा के खाते में सिर्फ 0 आया था, तब भी उसे 19.77% वोट मिले थे। वहीं साल 2019 में जब राष्ट्रीय लोकदल सपा के साथ बसपा ने गठबंधन किए तो सिर्फ 19.43% मतों पर ही पार्टी के 10 सांसद जीत गए। दावा किया जाता है कि राज्य में 20% आबादी दलितों की है, वहीं 18% मुस्लिम है। ऐसा माना जाता है कि बसपा के दलित वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगा दी। वहीं मुस्लिमों के वोट पर सपा और बसपा का हिस्सा साझा है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि बिना बसपा के राज्य में कोई गठबंधन कारगर नहीं हो सकता। इन सब के बीच मायावती के कुछ फैसलों से यह संकेत मिल रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी संभावित गठबंधन का वो और उनकी पार्टी हिस्सा नहीं होगी। चाहे नई संसद के उद्घाटन का फैसला हो या हाल ही में विधान परिषद की सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर सपा पर आरोप लगाने की बात, दोनों ही मुद्दों पर ही बसपा की प्रतिक्रिया से ये संकेत मिल रहे हैं कि वो गठबंधन में शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं। चौथी खबर में बात आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में फंसे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपनी जन्म तिथि बदलने को लेकर एक सिविल याचिका कोर्ट में दाखिल की। इस याचिका में अब्दुल्ला आजम ने अपनी जन्म तिथि को 1993 से 1990 करने की गुहार लगाई। अब्दुल्ला आजम ने अपनी याचिका में सीबीएसई के निदेशक, क्षेत्रीय अधिकारी, केजीएमयू के रजिस्ट्रार, रामपुर के सेंट पॉल स्कूल के प्रिंसिपल, लखनऊ के नगर आयुक्त समेत अपनी मां तंजीन फातिमा को भी पक्षकार बताया है। मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज सुनील कुमार ने विपक्षियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 13 जुलाई की तारीख दी। बता दें कि जन्मतिथि के विवाद में अब्दुल्ला आजम अपनी विधायकी गंवा चुके हैं और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के इस मामले में मुकदमा भी रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। सिविल जज की कोर्ट में दाखिल याचिका में अब्दुल्ला ने अपनी जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 बताई। याचिका के मुताबिक रामपुर के सेंट पॉल स्कूल की गलती से जन्म तिथि 1993 हुई। इस बात का पता अब्दुल्ला आजम को 2015 में एमटेक करते समय हुआ, यानी कि अब्दुल्ला को जन्म तिथि गलत होने का पता एमटेक करते समय हुआ। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने सीबीएसई के निदेशक और क्षेत्रीय अधिकारी को पत्र लिखकर जन्म तिथि सही करने का अनुरोध भी किया, लेकिन मार्कशीट में बदलाव नहीं किया गया। मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।